गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और निश्चित रूप से जीतौर मेहनत कर रहे होंगे असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी के लिए। और मैं आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूं सीबीटी 2 सेक्शन बी ट्रेड के 75 प्रश्नों पर परिचर्चा के लिए। और जितने भी साथी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आर्मेचर वाइंडर, इन सभी ट्रेड से जिनका आईटीआई है, उन सभी छात्रों के लिए यह टेस्ट है। और ये टेस्ट हमारी आयोजित होती हैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह संस्थान, बाजार समिति और आपका किसान कोल्ड स्टोरेज में। इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 7070177240 पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यही टेस्ट आपको मिलती है कहां? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर यह आपकी क्या होती हैं, हमें प्राप्त हो जाएंगी। और इस ऐप पर जब आप लेंगे, इस एप्लीकेशन पर आपको यह मिलेगी, ऐप पर मिलेगी। और इस ऐप को डाउनलोड करके फिर आप इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं। सेशन 1 के नाम से लिखा हुआ है सभी ट्रेड में। इलेक्ट्रिकल का अलग है, मैकेनिकल का अलग है और आपका ऑटोमोबाइल का अलग है। ठीक है। इस तरीके से आपको वहां पर मिल जाएगी। और एप्लीकेशन से संबंधित किसी जानकारी के लिए आप 7079212121 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है, पावर हेक्सा कह रहा है कि पावर हेक्सा ब्लेड धातु काट आरी, यानी इसकी मदद से आप मेटल की क्या करेंगे कटिंग करेंगे, मेटल की कटिंग करेंगे। तो मेटल कटिंग के लिए जिस पावर हेक्सा का हम प्रयोग करते हैं उसके ब्लेड की मोटाई कितनी होती है। हालांकि आप ध्यान रखिएगा, यह जो है आपका इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर होती हैं। मैं फिगर भी अगले दिन से डलवा दूंगा जिससे आपको सुविधा मिलेगी। और ये हमारी हैंडल होती हैं और यहां पर यह लगी रहती हैं, दोनों तरफ विंग नट के द्वारा कसी रहती है। इसके दोनों तरफ आपकी क्या होती हैं, यहां साहब धार बनी रहती हैं। ये कटे कटे हुए स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके दोनों तरफ बने हुए होते हैं। ये हमारी बनी होती हैं साहब हाई कार्बन स्टील से। किससे बनी होती हैं? हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। किस पदार्थ से बनी होती हैं? हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। और आप ध्यान रखिएगा, हम लोग एडजस्टेबल ब्लेड भी यूज करते हैं, फिक्स वाला भी यूज करते हैं। एडजस्टेबल में आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहां पर हुक लगा रहता है, इसके साइज को बड़ा छोटा बनाने में आप कामयाब हो सकते हैं। अब बात यहां पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम इसके माध्यम से मेटल की कटिंग करते हैं। और याद रखिएगा, इसकी जो मोटाई होती है 1.27 से लेकर के 2.54 सेंटीमीटर के बीच होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया साथियों। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है। चलिए, और मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि नेक्स्ट डे से आपकी डिस्कशन, क्योंकि हमारी टेस्ट की टाइमिंग ही जो है 10 बजे से लेकर लगभग 3 PM के बीच में है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए टेस्ट की डिस्कशन की टाइमिंग को हम थोड़ा परिवर्तित कर रहे हैं। और अब आपकी डिस्कशन इवनिंग में 7 PM ऑनवर्ड होगी। ठीक है, जिसका शेड्यूल आपको लग जाएगा। और कल से 7 PM ऑनवर्ड आपके ट्रेड के प्रश्नों की डिस्कशन होगी। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिस्कशन आई थिंक 7 AM ऑनवर्ड होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 AM ऑनवर्ड बेसिक साइंस का प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पर होगा। प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पर होगा और हमारी नवीन कुमार सिंह चैनल पर, जिससे आप अभी जुड़े हैं, मेन चैनल। ठीक है, उसी के माध्यम से हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। ठीक है, कल से टाइमिंग थोड़ी बदलेगी और उसी टाइम पर लगातार आप सभी को बने रहना है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करें। आपको एल बराबर पूछ रहा है, आई का मान दिया है साहब 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। मतलब आपका क्या है साहब, 0.4 एम्पियर। तो DI बटे dt आपका कितना हो गया? 0.4 एम्पियर हो गया। ठीक है, हमारी पावर कितनी है? 0.4 वाट। कितनी है? 0.4 वाट है।
इतने के आधार पर, ठीक है। बिल्कुल बीएसपीएसएल वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी लाइनमैन वाले देख सकते हैं, पंजाब स्टेट पावर वाले देख सकते हैं, इसरो वाले देख सकते हैं। सभी बच्चों को फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। चलिए, तो 0.4 वाट आपकी क्या दे दी गई है? पावर दे दी गई है। हम सब जानते हैं कि मेरी एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई का स्क्वायर होती है। और आप जानते हैं पावर बराबर एनर्जी बटे क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? पावर बराबर एनर्जी बटे टाइम होता है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको क्या कर दें? du बटे dt कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, du बटे dt कर देते हैं। तो अब जरा सा करिए, p बराबर आपका हो गया du बटे dt। मेरा मान क्या है? तो हम यहां से मान को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लिखते हैं d बटा dt, यहां हो जाएगा हाफ एल आई का स्क्वायर। क्या हो गया? d बटा dt हाफ एल आई का स्क्वायर, ठीक है। अब d बटा dt हाफ एल आई स्क्वायर को जब सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या बचेगा? 1/2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। L मेरा कांस्टेंट है, एज इट इज रह गया। एल आई डी आई बटे डी टी आप लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एल आई डी आई बटे डी टी लिख सकते हैं। करिए साहब, हाफ का हाफ हो गया। पावर मेरा 0.4 है, L मुझे मालूम नहीं है, I मुझे 0.2 मालूम है, डी आई बटे डी टी मेरा क्या है? 0.4 है, ठीक है कि नहीं। अब इस डाटा को हम करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा मान कितना आ रहा है? 0.8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 तो आपका कितना हो गया? 0.04। तो आपका कितना मान आ रहा है? इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे L का मान यहां से आ रहा है 2 इंटू एल आई, ठीक है ना। तो 2 इंटू एल आई जब होगा, 2 इंटू एल आई हाफ इंटू स्क्वायर का एक 2 यहां आ गया, तो 2 मेरा कट गया। तो सिर्फ हम क्या लिख दें? यहां L इंटू आई के बदले 0. आपका क्या है? 2 है, तो हम आई के बदले 0.2 यहां लिख देते हैं। तो अब जरा चलिए हम क्रॉस चेक भी कर लें। मेरा मान क्या आ गया? L L L, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड विद्यार्थी, यहां देख लीजिए 1/2, तो 1/2 से ये 2 कट गया, तो यहां बचा सिर्फ मेरा कितना? L इंटू आई इंटू डी आई बटे डी टी, ठीक है। L के बदले L आया, I के बदले 0.2 आया, डी आई बाई डी टी 0.4 आया, यहां 0.4 हो गया, ठीक है। अब यहां से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक सेकंड, हमारा मान देखिए क्या आ रहा है? 0.2 0.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.4। एक सेकेंड, तो हम यहाँ L का मान जो निकाल रहे हैं, तो मेरा L कितना आ गया? इस सिचुएशन में मेरी L आ गई 0.2 0.4 5। L मेरा 5 कैसे निकल गया भाई साहब? L का मान 5 हेनरी आ रहा है, लेकिन ये 5 हेनरी मैथमेटिकली जब हम चेक कर रहे हैं तो मेरा मान कितना है? पावर हमको दे दिया 0.4 वाट, ठीक है, क्लियर है। 0.2 एम्पियर मेरी क्या दे दी गई? करंट दे दी गई। 0.4 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से यह बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? हम जानते हैं E बराबर एल डी आई बटे डी टी, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये क्लास ऑफलाइन अटेंड कर सकता हूँ? नहीं साहब, ये क्लास आप ऑफलाइन अटेंड नहीं कर सकते हैं। इस जगह से जब हम कैलकुलेट करते हैं साथियों, तो जरा देख लीजिए मेरे L का मान क्या मिल रहा है? L का मान मिल रहा है 0.2 इंटू 0.4 बटे आपका 0.4, यही ना मिल रहा है। ओहो, तो मेरा मान यहाँ से मिल रहा है 0.4 बटे 0.2 इंटू 0.4। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस फार्मूले की मदद से, तो मेरा मान आ रहा है 0.4 डिवाइडेड बाय 0.08। देख लीजिए साहब, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.08, मान आ गया आपका 5 हेनरी। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। हमको इंडक्टेंस निकालना है, बिल्कुल। I मालूम है 0.2 एम्पियर, डी आई बटा डी टी मालूम है 0.4 एम्पियर, ठीक है। पावर का मान क्वेश्चन ने दे दिया है 0.4 वाट, ठीक है ना।
अब यहां पर आइए साहब, भी यानी हमारी जो यू है ये हम एनर्जी के लिए व्यक्त कर रहे हैं। मेरी एनर्जी का मान कितना हो रहा है, हाफ एल आई का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं पावर होती है एनर्जी बटे टाइम। क्या होती है पावर, एनर्जी बटे टाइम। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, पावर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या किए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जब हमने क्या किया है, पावर बराबर एनर्जी बटे टाइम होता है, तो एनर्जी को हमने डिफ्रेंशिएट किया है टाइम के रिस्पेक्ट में, और एनर्जी का मान था हाफ एल आई स्क्वायर, तो हमने लिखा डी बटे डी टी हाफ एल आई का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किए तो हाफ कांस्टेंट है बाहर आ गया, स्क्वायर का 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, एल आई और डी आई बटे क्या किए हम, डी टी कर दिए। ठीक है, तो डी आई बटे डी टी का मान 0.4 रख दिए, आई का मान 0.2 रख दिए, एल के बदले एल मेंशन हो गया। अब हमारे पास एल निकालना है, तो हम 0.4 बटे 0.2 प्लस 0.4 किए, मेरा मान कितना मिल गया, 5 हेनरी मिल गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, जिन छात्रों ने ऑनलाइन में ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेसिक साइंस का सेट 1 नहीं कराया है, सेट 1 ही कराया गया है। बेसिक साइंस का सेट 1 जो कराया गया है वह आपका हुआ है प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पर। किस पर हुआ है, प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पर हुआ है। ठीक है ना, और इसी चैनल पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का हुआ करेगा। ठीक है, और जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट लिए हैं उन बच्चों को बता दूं कि ऑनलाइन में यह 13 नंबर का सेट है। यह क्या है, सेट नंबर 13 है ऑनलाइन का। क्या है, ऑनलाइन का सेट नंबर 13 है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न कह रहा, डीसी जनरेटर का आर्मेचर 2 परत लैप वाइंडिंग है, 6 स्लॉट, 6 कंडक्टर क्या है, 6 कंडक्टर आपका क्या है साहब, प्रति स्लॉट है। ठीक है, स्लॉट की संख्या कुल मेरी कितनी स्लॉट है, तो कुल स्लॉट हमारी कितनी है साहब, 72 है, और परत आपका कितना है, 2 है। आपसे पूछ रहा है कम्यूटेटर बार की संख्या। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है न्यूनतम, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम कम्यूटेटर बार की संख्या। तो न्यूनतम कम्यूटेटर बार की संख्या कितनी है, तो न्यूनतम कम्यूटेटर बार की संख्या हमारी हो जाएगी स्लॉट गुना कंडक्टर प्रति स्लॉट, स्लॉट गुना आपका कंडक्टर प्रति स्लॉट, अब बटा क्या हो जाएगा, लेयर हो जाएगा, परत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटा लेयर हो जाएगा, परत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा साहब, मेरा जो उत्तर है वह क्या हो गया, 72 इंटू कंडक्टर प्रति स्लॉट। तो मेरा कंडक्टर प्रति स्लॉट कितना है आपका, 6 है, बटा क्या हो जाएगा, लेयर कितना है, 2 है, यहां 3 बार में कट गया, कितना आएगा साहब, जल्दी बताइए, 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दे दीजिएगा, डी नंबर। क्या दे दीजिएगा, डी नंबर। चलिए, हम जो ऐप पे टेस्ट परचेज किए हैं उसमें दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला नहीं था। विद्यार्थी जी, मैंने तो बताया है ना कि ऑफलाइन की यह टेस्ट 1 है और आपके ऑनलाइन की यह क्या है, टेस्ट नंबर 13 है। तो टेस्ट नंबर 13 जो है वो ऑनलाइन का है। यह कहाँ का है, ऑनलाइन का टेस्ट नंबर 13 है, और आपको तो वहाँ पर सारी की सारी टेस्ट वहाँ पर प्राप्त हो गई होंगी। ऑनलाइन वाले को तो और भी ज़्यादा सुविधा मिल गई हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 216। चलिए, अगला प्रश्न है एलटी इंसुलेशन। तो लो टेंशन केबल कितने तक के लिए होता है, ये मेरा साहब ध्यान रखिएगा, कहां से कहां तक के लिए, 1 केवी तक की क्षमता के लिए होता है। कितने तक के लिए होता है, 1 केवी तक की क्षमता के लिए। मेरा एचटी जो है वह 1 केवी से लेकर 11 केवी तक होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें एसटी का, तो एसटी आपका 11 केवी से 33 केवी तक होता है। फिर हम बात करते हैं ईएचटी का, यह 33 केवी से लेकर 66 केवी तक के लिए
होता है। क्या होता है? 33 से लेकर 66 तक के लिए होता है। तो दिए गए प्रश्न का सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में घरेलू उपकरण के लिए किस तरह के केबल का इस्तेमाल करते हैं? तो घरेलू उपकरण के लिए हम लोग राउंड फ्लेक्सिबल केबल इस्तेमाल करते हैं। इस केबल में आर्मरिंग नहीं की जाती है। क्या होती है? आर्मरिंग नहीं होती है। आप जानते हैं यह जो आर्मरिंग की जाती है यह किस लिए की जाती है? यह यांत्रिक मजबूती को बनाए रखने के लिए की जाती हैं। और यह बनी किस पदार्थ की होती हैं? तो यह साहब आपका स्टील का, नहीं तो जीआई का हम लोग क्या करते हैं, रॉड वगैरह लेते हैं और उसके माध्यम से यह करने का काम करते हैं। तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल लचीला केबल। क्या है? गोल लचीला केबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम सोलर का गलनांक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम सोलर का गलनांक सामान्यतः कितना से कितना के बीच होता है? फटाफट उत्तर देते जाइए साथियों। इसका गलनांक 170 से लेकर 215 डिग्री के बीच होता है। क्या होता है? 170 से लेकर 215 डिग्री के बीच होता है। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो हम लोग सोलर फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारा क्या होता है? आपका साहब ब्रिज आयर 7 होता है। क्या होता है? EYRA 7 होता है। टीन की मात्रा इसमें कितनी मिलाते हैं? जल्दी बताइएगा। टीन की मात्रा इसमें 70% मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? 70% टीन मिलाते हैं। हम जिंक कितना मिलाते हैं साथियों? जल्दी बताइएगा। इसमें हम लोग जिंक मिलाते हैं 25%। हम लोग एल्युमिनियम कितना मिलाते हैं? जरा बताने का कष्ट करिए। एल्युमिनियम 3% मिलाते हैं। टीन और फास्फोरस, इसका लेप हम लोग कितना डालते हैं? 2% हम लोग डालते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमारा होता है। ठीक है? क्या होता है? आपका ये कॉम्बिनेशन होता है और इसको क्या कहा जाता है? अलकाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलकाप कहा जाता है। और यहां पर जो हम लोग सोल्डर फ्लक्स का यूज करते हैं वह सोल्डर फ्लक्स आयरा 7 होता है। क्या होता है? आयरा 7 होता है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 11 के भी 500 MVA 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी फॉल के कारण अचानक बंद हो जाता है। रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो हमारी IRMS है वह आपसे पूछ रहा है, यानी आई ब्रेकिंग का मान आपसे पूछ रहा है, उसका क्या मान होगा? ठीक है? तो साथियों हम सब लोग जानते हैं मेरी ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है। मेरी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ध्यान दीजिएगा, यह आपकी क्या होती है? ब्रेकिंग कैपेसिटी का मान होता है साथियों, सब लोगों को याद है, √3 इंटू V रेटेड इंटू आपकी क्या हो जाएगी? I रेटेड। तो यहां जो I रेटेड होती है ना, वही I सिमेट्रिकल होती है। यही क्या होती है? I सिमेट्रिकल होती है। आपसे यही पूछ रहा है तो आप I सिमेट्रिकल यहां से क्या निकाल लीजिएगा? आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी अब बटा क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग कैपेसिटी बटा आपका क्या हो जाएगा? √3 गुना आपका भी रेटेड हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। वोल्टेज का मान कितना दिया है? 11 के भी दिया है। और मेरी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी दे दी गई है? 500 MVA दी गई है। ALP वालों याद रखना, ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सदैव MVA में मापते हैं। कैसे मापते हैं? MVA में मापते हैं। ठीक है? तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग कैपेसिटी का मान मेरा है 500 गुना 10 के पावर 6 कर दीजिए, √3 गुना आपका भी रेटेड क्या है? 11 kV, तो 11 गुना 10 के पावर 3 कर दीजिए। ठीक है? अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए। आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट यू गेट डियर फ्रेंड? मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3 से 6 कट गया तो क्या हो गया?
आपका 500 गुना 10 के पावर 3 बचा और नीचे मेरा √3 इंटू 11 बचा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा मान आता है 26.24। क्या आता है? 26.24 किलो एम्पियर। राइट आंसर क्या ले लें? ऑप्शन नंबर डी, 26 किलो एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिनको भी जो भी हमारे साथी हैं कॉपी कलम लेकर बैठिए और वहां पर नोट भी करते चलिए। ठीक है, क्या करिए? कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट करते चलिए, बहुत आपको बेनिफिट महसूस होगा। साथियों, एक ज्यावक्रीय वोल्टेज E बराबर दिया गया है E बराबर दिया गया है 50 साइन, क्या दिया है? 50 साइन 200 पाई टी। ठीक है, आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी बराबर व्हाट। तो हमारी ओमेगा का मान कितना है? 200 पाई है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, बराबर 200 पाई। एफ बराबर क्या हो जाएगा? 200 पाई बटे 2 पाई, पाई पाई कट गया, बराबर क्या आ गया? 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर क्या लीजिएगा? डी नंबर, 100 हर्ट्ज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, 6 घंटे के लिए 10 एम्पीयर की धारा ले रही है। मेरे पास आवर का मान 6 दिया गया है और मेरे पास करंट का मान 10 एम्पियर दिया गया है। क्या दिया गया है? 10 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है AH क्षमता, है ना, AH क्षमता हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरी बैटरी की AH क्षमता क्या होगी? घंटे गुना धारा, यही न होती है। तो सीधा आप कर दीजिए, घंटा आपका कितना है? 6 है और धारा कितनी है? 10 है। आपका क्या हो गया? 60 AH हो गया। ऑप्शन नंबर कौन लीजिएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लेड एसिड बैटरी की नाममात्र सेल वोल्टेज। तो साथियों आइए जरा चर्चा कर लें। मेरी जो लेड एसिड बैटरी है, यूपीएस में सर्वाधिक प्रयोग जो है हम इसी का करते हैं। इसमें साथियों बार बार जो प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम H2SO4 का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, उसके बाद साथियों इसका जो धनात्मक प्लेट होता है, क्या होता है? इसका जो धनात्मक प्लेट होता है वह क्या होता है? विद्यार्थी जल्दी बताइए। इसका धनात्मक प्लेट PbO2 लेड परऑक्साइड का बना होता है। इसकी जो ऋणात्मक प्लेट है, इसकी जो ऋणात्मक प्लेट है वह किस चीज की बनी होती है? वह साहब आपकी स्पंजी शीशे की बनी होती है। क्या होती है? स्पंजी शीशे की बनी होती हैं। ठीक है, स्पंजी शीशे की बनी होती हैं, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं, इसके अलावा जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है साथियों? तो ये स्पंजी शीशे की तो बनी होती हैं, बट इसकी जो मैग्नीट्यूड है 2.2 वोल्ट होती है। हम लोग एक सेल के वोल्टेज को स्टैंडर्ड में 2 लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से विषम चुंबकीय सामग्रियों का उदाहरण है? विषम चुंबकीय सामग्री, विषम चुंबकीय सामग्री डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी इसमें जो म्यूआर होगा, मेरी रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी, वह लेस देन क्या होगी? 1 होगी। विचुंबकीय प्रभाव होगा, इसमें चुंबकत्व मैग्नेटाइजेशन एकदम संभव नहीं है। मेरा कौन सा मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा साहब? आपका सोना होगा, तांबा होगा और सीसा होगा। ठीक है, हमारी जो साहब आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि लोह चुंबकीय पदार्थ होती हैं, जहां म्यूआर मच ग्रेटर देन 1 होता है। नॉर्मली 100 से लेके 1000 के बीच इसका मान होता है। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है साहब? निकेल है। क्या है? निकेल है, सिलिकॉन स्टील है ना, ये सब हमारी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। लेकिन ये बहुत अच्छी चुंबकीय पदार्थ है। उसके बाद अगर हम बात करें पारामैग्नेटिक का, किसका बात करें? पारामैग्नेटिक मटेरियल, ये अनुचुंबकीय है। इसमें म्यूआर का मान जो है वह ग्रेटर देन 1 होता है, स्लाइटली ग्रेटर, हल्का सा क्या होता है? अधिक होता है। इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका इसके अंदर आ जाएगा एल्युमिनियम।
क्या आ जाएगा साहब, हमारा एल्युमिनियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। ये सभी मटेरियल हमारी क्या हो जाएंगी, आपका निश्चित रूप से हमारी पारा मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आ जाएगी। तो ध्यान दे दीजिएगा, फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1, पारा मैग्नेटिक में म्यू आर ग्रेटर देन आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ये स्थिति है, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 1000 नहीं बोलना है, हालांकि 1 से अधिक रहता है, बट नॉर्मली उसका मान 100 से 1000 के बीच हुआ करता है। 1, 1.5 ये सब का रेंज में कौन होता है, मेरा साहब पारामैग्नेटिक होता है। कौन होता है, पारामैग्नेटिक होता है। चलिए अगला है, 400 ओम के प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा की सिरोपरी संचलन लाइन में 40 ओम का प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा की एक भूमिगत लाइन में अंतस्थ है। लाइन और तार के प्रगामी तरंग के लिए परावर्तन गुणांक क्या होगा, रिफ्लेक्शन फैक्ट कॉफिशिएंट आपसे पूछा है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। तो साथियों याद रखिएगा, मेरा जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है इसको हम लोग रो भी से सूचित करते हैं। रो भी का मान क्या होता है, ZL माइनस ZS, अब बटा होता है ZL प्लस ZS। क्या होता है, ZL प्लस ZS। जरा बताइएगा, ZL मेरा क्या है 400, माइनस क्या करिएगा 40, अब बटा नीचे क्या करिएगा 400 प्लस क्या हो जाएगा 40, तो मेरा क्या हो गया 360 बटे 440। सिंप्लीफाई करिए, क्या मान हो जाएगा विद्यार्थी जी, फटाफट बताइए। 0.82 क्या आ जाएगा, 0.82 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेंगे, सी नंबर ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, सी नंबर ले लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, बड़ा ही मजेदार प्रश्न आपके बीच आ रहा है। कह रहा है 230 वोल्ट एसी 5 एम्पीयर की धारा 30 डिग्री के लैग वाली प्रणाली से प्रवाहित हो रही है, प्रतिघाती शक्ति निकालिए। Q बराबर क्या होता है, VI साइन फाई होता है। V मेरा क्या है 230 है, I मेरा क्या है 5 है, साइन फाई क्या लिखिएगा, साइन 30 डिग्री। जल्दी बताइए, 230 गुना 50, सॉरी 5 5 5, 230 गुना 5, 5 ही एम्पियर करंट है ना यहाँ पर, तो 230 गुना 5, साइन 30 का क्या मान होगा साहब 1/2। तो जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा मेरा मान, जल्दी आंसर कीजिए फटाफट। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड डियर फ्रेंड, 575 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। याद रखना साहब, मेरी जो आपकी रिएक्टिव पावर है, प्रतिघाती शक्ति है ना, इसका यूनिट होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। एक्टिव पावर जो है उसका यूनिट होता है वाट। एक्टिव का क्या यूनिट होता है, वाट। और जो मेरी एपरेंट पावर है जो कि टोटल पावर कहलाती है, इसका यूनिट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एपरेंट पावर का यूनिट होता है साथियों वोल्ट एम्पियर। ज्यादा रहेगा तो हम किलो को लगाते जाएंगे, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर हरी जी आप, इस सब छोटी छोटी बातों को याद रखना। असिस्टेंट लोको पायलट में ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, समझ गए कि नहीं। तो आप मेरा विश्वास रखिए, हमारे 20 टेस्ट में आपको अभी करवाने जा रहा हूं। इस 20 टेस्ट को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए 35 नंबर 40 नंबर तक तो आप जरूर एग्जाम में स्कोर कर लेंगे, यानी आप पास हो सकते हैं, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला है ज्यावक्रिय तरंग की एसी का शीर्ष गुणांक यानी पीक फैक्टर। साथियों पीक फैक्टर को जो है केपी से सूचित किया जाता है। यह क्या होता है साहब, मेरा मैक्सिमम वैल्यू बटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। मैक्सिमम बटा आरएमएस होगा कि मैक्सिमम बटा एवरेज होगा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैक्सिमम बटा क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगा। यानी हम इसको वीएम बटा VRMS लिखेंगे। यहां तो VM एज इट इज हो गया, अब क्या हो जाएगा VM बटा √2 हो जाएगा। VM कट गया, 1.414 हो जाएगा। तो मेरा मान कितना होता है, अगर हम साइनोसॉइडल करंट की बात करें, ध्यान रखिएगा साइनोसॉइडल की बात करें 1.414। सेम मान किसका होता है, फुल वेव
रेक्टिफायर आउटपुट क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट, उसका भी कितना होता है 1.414 होता है। कितना होता है 1.414 होता है। बाकी मैं एक जानकारी आपको दे देता हूं, मेरी जो VRMS है यह VM बटा √2 होती है या 0.707 VM होती है। ठीक है, मेरी जो V एवरेज है वह 2 VM बटा पाई होती है AC साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए, या 0.637 VM होती है। ठीक है, और जीवन भर के लिए याद रख लीजिएगा, सबसे अधिक मान VM का होता है, फिर भी RMS का होता है, और फिर किसका होता है, भी एवरेज का होता है। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, एवरेज, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, मैक्सिमम। ठीक है, और दोनों के बीच में कौन है, आपकी RMS। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2 ओम के रजिस्टर और 1 ओम के रजिस्टर को श्रेणी में जोड़ दिया गया है। तो ये 2 ओम है और यहां क्या है, 1 ओम है। ठीक है, अब एक 6 वोल्ट से सेल से हमने इसको क्या किया है, सप्लाई कर दिया है, यानी यहां पर आपने क्या किया है, 6 वोल्ट की सप्लाई प्रदान कर दी गई है। आपसे कह रहा 2 ओम के सापेक्ष मेरा पावर 2 ओम के सापेक्ष क्या होगा, तो हम करंट निकाल लें। P बराबर मेरा क्या होता है, P बराबर आप जानते हैं I² R होता है। R मेरे पास मालूम है 2, I मालूम नहीं है। तो ऐसे सर्किट में जब सीरीज है तो करंट तो सबके लिए सेम ही होगी, तो हम I बराबर क्या लिखेंगे, V बाय R इक्विवेलेंट लिखेंगे। V मेरा 6 है, R मेरा 2 + 1 है, यानी 6/3, यानी क्या हो गया, 2 एम्पियर हो गया। अब यहां 2 का स्क्वायर इंटू 2 करिए, यानी 4 × 2 बराबर आपका 8 वाट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा लीजिएगा, बी। कौन सा लीजिएगा, बी। क्लियर कंसेप्ट विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न में से कौन अग्नि नलिका की तुलना में जल नलिका बॉयलर का एक वैध लाभ नहीं है, मतलब एक बढ़िया बेनिफिट नहीं है। तो अग्नि नलिका की तुलना में जल नलिका बॉयलर का, तो आप जानते हैं हमारी अग्नि नलिका बॉयलर में क्या होती हैं, फायर ट्यूब बॉयलर में, इसमें आपकी फायर होती हैं ट्यूब के भीतर। क्या होती हैं, आपके ट्यूब के भीतर क्या होती हैं साहब, फायर होती हैं। और वाटर आपका क्या होता है, बाहर 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 होता है, पहला चीज। ठीक है, ये है मेरा फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। और आपका एक है वाटर ट्यूब बॉयलर, इसमें आग तो हमारी अंदर में ऐसे रहेगी और पानी को हम क्या करेंगे, पाइप के माध्यम से ले जाएंगे। तो पाइप में आपकी क्या होती है, पानी। तो ये आपकी क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर। अब आपसे मेरा छोटा सा सवाल है कि कह रहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर का एक बढ़िया फायदा नहीं है। तो गौर कीजिएगा साथियों, हमारी जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसमें दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर की इफिशिएंसी अधिक होती है। निरीक्षण क्या है, आसान है। अशुद्धि को दूर करना भी क्या है, हमारे लिए आसान है। लेकिन ये बात कह रहा है कि इसका निर्माण और डिजाइन आसान है, ये चीजें क्या है साथियों, उचित नहीं है। समझ गए। और मैं आपसे बता दूं कि वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, स्टार्लिंग बॉयलर। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, वेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर, बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर। ये सब आपका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे वाटर ट्यूब का। और कोकरन और लंकासायर बॉयलर किसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। कोकरन और लंकासायर किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा लंकासायर और कोकरन, ये बॉयलर एग्जाम्पल है आपका साहब फायर ट्यूब का। किसका एग्जाम्पल है, फायर ट्यूब का। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी 20 सेट करवाएंगे रवि जी, 20 सेट आज से लेके लगातार 20 दिन 20 सेट आपको करवाएंगे, यानी 20 × 75 1500 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाला सामान्य सोलर सेल का निर्माण
हम लोग सिलिकॉन से करते हैं। इसलिए सिलिकॉन से करते हैं क्योंकि सिलिकॉन में ताप सहने की क्षमता क्या होती है, डेफिनेटली उच्च होती है। हमारा सिलिकॉन 180 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस की ताप सह सकता है, और मेरा जो जर्मेनियम है साथियों, उसकी ताप सहने की क्षमता बहुत कम होती है, मात्र 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तक को ही वह क्या करता है, सस्टेन कर पाता है। ठीक है, बाकी ये दोनों तो मेरे अर्धचालक पदार्थ है नहीं, यह आपकी क्या है, अर्धचालक पदार्थ है, सेमीकंडक्टर है। और हम सब लोग जानते हैं कि मेरी सोलर सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको किसमें परिवर्तित करती है साहब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग डैश चालन हेतु नहीं किया जाता। साथियों, जो डीसी सीरीज मोटर हमारी होती हैं, इसमें मेरा स्टार्टिंग टॉर्क टीएसटी क्या होता है, उच्च होता है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है। इसकी स्पीड भी क्या होती है, काफी वेरिएबल होती है। अगर हमारा फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, तो इसकी स्पीड अनंत पर पहुंच जाती है। इसका प्रयोग हम लोग लोकोमोटिव में करते हैं, ट्रॉली में करते हैं, क्रेन में करते हैं, अपकेंद्री पंप में नहीं करते। मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग इंडक्शन मोटर का किसका प्रयोग करते हैं, इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न कह रहा, अनउत्तेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत की पहचान करें। ठीक है, अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। साहब, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो हमारी हैं, यह बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि यह भी आपका फिक्स स्पीड ns बराबर 120 f/p पर ही रन करती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसके दो अभिनंग होते हैं। एक आपका होता है हिस्टेरेसिस मोटर जो कि साउंडलेस होता है, दूसरा आपका होता है रिलक्टेंस मोटर। दूसरा क्या होता है, रिलक्टेंस मोटर। ये दोनों हमारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं साहब। ठीक है, मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत कथन कौन सा है, ये कह रहा है स्वप्रवर्तन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये फिक्स गति पर चलता है, एनएस पर चलता है, खुद से स्टार्ट होता है। इसको सिर्फ सिंगल फेज का सप्लाई हम देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिंगल फेज का सप्लाई देते हैं, और यह कोई भी एक्साइटेशन इसको नहीं देना पड़ता है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी कहा है कि स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो यही बात ने गलत बोला है। तो गलत बात यह बोला है, तो इसी को हम लोग लेंगे। सही बात में तो तीनों है। ठीक है, ऊपर का तीनों क्या है, सही है, तो इसीलिए क्या है, गलत। तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए विद्यार्थी जी। चंदन बाबू बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, गलत पूछा है तो गलत बात न है। कह रहा कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत कह रहा, ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। आई कह रहा नहीं होता है, तो गलत स्टेटमेंट कौन है, डी नंबर, इसलिए डी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते। अगला कह रहा है, बीजेटी एम्पलीफायर के संबंध में अल्फा का मान दिया हुआ है, क्या निकालना है। बीटा का मान 49 दिया है आपको साहब जी, बीटा दे दिया है 49, अल्फा बराबर व्हाट कह रहा है, तो क्या रिलेशन होता है अल्फा और बीटा का विद्यार्थियों, आप जानते हैं अल्फा बराबर बीटा बाय 1 प्लस बीटा होता है ना। तो बीटा का मान 49 है बटा 1 प्लस 49, यानी 49 बटे 50। जल्दी बताइए कितना मान हो जाएगा, 49 बटे 50 करिएगा 0.98 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बिल्कुल साथियों, इसी तरह से एक एक प्रश्न को पकड़ते चलना है। आपको मैं बता दूं, आप लोगों की सेवा के लिए हमारी नई बैचेज आई हैं, असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 के लिए, जो बैचेज आपकी परीक्षा में बूस्टर का काम करेगी। आपका जो लक्ष्य है 28 मार्क्स पाना, मैं 45 का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। इस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बैचेज मात्र 199 रुपए में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, और यही क्लासेस ऑफलाइन में मात्र 999 रुपए में संचालित हो रही है हमारे बाजार समिति सेंटर पर। और साथियों, हमारी जो बूस्टर रिवीजन बैच है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग
रीडिंग ड्राइंग की, ये भी मात्र 199 रुपए में उपलब्ध है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। और इसकी क्लासेस भी हमारी चल रही हैं ऑफलाइन में, मात्र इसका क्या है 600 रुपीज फीस है। ऑफलाइन में ये बैचेज शाम 4 से 6 के बीच में, ध्यान रखिएगा, शाम 4 से 6 पीएम के बीच में ट्रेड चलेगा, 6 से 7 में ड्राइंग होगी, ठीक है, और 7 से 8:30 के बीच में आपका क्या होगा साहब, बेसिक साइंस होगा शशांक सर के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये क्लासेस संचालित हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए साहब, बीएसपीएसएल का भी स्टूडेंट अगर है तो बीएसपीएसएल के स्टूडेंट को भी इस डिस्कशन से बहुत फायदा हो रहा है, चिंता मत करिए। आप स्टूडेंट किसी भी चीज के हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पढ़ाई, ये चीजें, ये एलपीसीवीटी 2 का सिलेबस सब जगह काम आता है साथियों, इसलिए चिंता नहीं करिए। आगे बढ़िए, अगला है और गेट के 2 इनपुट 1 और 0 हैं तो आउटपुट क्या होगा। हमारे पास साहब जी चर्चा किसकी हो रही है, और गेट की हो रही है। और गेट में हमने 2 इनपुट ए और बी दिया है, मेरा y बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी। y बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी। तो अगर आपका इनपुट एक 1 है दूसरा 0 है तो 1 प्लस 0 बराबर क्या होगा 1। ठीक उसी तरह से 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 1, और 0 प्लस 0 क्या होगा 0। यानी एक भी इनपुट, ध्यान दीजिएगा, एक भी इनपुट यदि हाई है, क्या है साहब, यदि हाई है तो आउटपुट आपका क्या होगा, हाई होगा। आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। यह जो और गेट है यह मेरा समांतर स्विच के रूप में, कैसे साहब, समांतर स्विच परिपथ के रूप में क्या करती है, काम करती है। किस रूप में काम करती है, समांतर स्विच परिपथ के रूप में काम करती है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए विद्वान साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला, आईई नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जस्तेदार इस्पात की बनाई गई है, अगर यह आपकी गैल्वेनाइज्ड आयरन की है तो मेरा नट वोल्ट भी क्या होना चाहिए, नट वोल्ट भी क्या होना चाहिए, सेम मटेरियल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, नट वोल्ट भी सेम मटेरियल का होना चाहिए, मतलब वह भी आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील का, गैल्वेनाइज्ड इस्पात का ही होना चाहिए, ताकि मेरी कंडक्टिविटी पर कोई असर न पड़े, मेरी चालकता पर कोई असर न पड़े, यह ध्यान रखना है। आइए विद्वान मित्रों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है, तो पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को कम करने के लिए नमक और पानी क्या करते रहना चाहिए, डालते रहना चाहिए। और हमारी नमी के साथ संपर्क में रहे तो गहराई हमको क्या करनी चाहिए, अधिक रखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, गहराई जो है साथियों वह क्या करनी चाहिए, अधिक रखनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लाइट सर्किट फ्यूज का सही प्रतीक चुने, बिना स्विच वाले मुख्य फ्यूज बोर्ड को कौन दर्शा रहा है, तो ये हमारा क्या है, बिना स्विच वाला। ये क्या है, बिना स्विच वाला मेन फ्यूज बोर्ड। तो मेरा उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे कह दे स्विच सहित मुख्य फ्यूज बोर्ड हमारा कौन है, ये है, ये क्या है, स्विच सहित। ये क्या है, स्विच सहित मुख्य फ्यूज बोर्ड। ठीक है, अब जो आपका ये तीसरा है, ये तीसरा हमारा क्या है साहब, स्विच सहित वितरण फ्यूज बोर्ड है। ये क्या है, स्विच सहित वितरण फ्यूज बोर्ड है। ठीक है, और जो डी वाला है वो बिना स्विच का वितरण बोर्ड है। क्या है यह, बिना स्विच का वितरण बोर्ड। तो उत्तर हम किसको ले लिए, ए नंबर को। किसको ले लिए, ए नंबर को। चलिए, तो जब जैसा पूछेगा वैसा फोटो आपको याद रखना है साहब।
कह रहा 16 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग। तो साहब जी ध्यान रखिएगा, 16 एम्पियर के लिए हम लोग 1000 वाट की पावर रेटिंग का यूज करेंगे। ऐसे भी आप जानते हैं क्या है साथियों, तो इसमें आप सदैव एक बात का याद रख लीजिएगा मेरे विद्वान मित्रों, जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की परिस्थितियों में, ठीक है ना, इस तरह की परिस्थितियों में साहब जी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह की परिस्थितियों में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है साहब कि ऐसे केस में नियम ये होता है कि मेरे पावर सर्किट में, किसमें साहब, मेरे पावर सर्किट में जो आपका लोड ले सकते हैं वह हम 3000 वाट तक लेते हैं, और जो मेरा पॉइंट होता है, ठीक है ना, कनेक्टिंग पॉइंट होता है, यह पॉइंट आपका कितना तक हो सकता है, तो 2 से ज्यादा कनेक्टिंग पॉइंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लाइट लोड के लिए 8 पॉइंट और 800 वाट से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। आइए, किस लैंप में कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होती है, किस लैंप में कलर रेंडरिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है। तो साहब कलर रेंडरिंग इंडेक्स हमारे दिए गए एग्जाम्पल में जो फ्लोरोसेंट लैंप है, सॉरी ताप दीप्त लैंप, नॉट फ्लोरोसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप, फिलामेंट जो है टंगस्टन फिलामेंट वाली लैंप, इसका जो CRI होता है वो 95 होता है, ठीक है। हम लोग 0 से लेकर के 100 के स्केल पर काम करते हैं, और 100 किसका होता है, सूर्य प्रकाश का होता है। आप याद रखिएगा मेरी CRI जो है वह रंग प्रतिपादन सूचकांक है, रंग प्रतिपादन सूचकांक है, जो इस बात को बताती है कि इस प्रकाश के रंग में, ठीक है ना, मतलब इस प्रकाश में यह रंग कैसा दिखेगा। तो मान लीजिए कि अगर लाल रंग का कपड़ा लाल ही दिख रहा है तो उसकी CRI बहुत अच्छी है, ठीक है, क्या होती है, बहुत अच्छी है। अगर हमारे प्रकाश में वो लाल ब्लू दिख रहा है तो बड़ा घटिया CRI माना जाएगा। सबसे खराब किसका होता है, सोडियम वेपर लैंप का, मात्र 20 से 22 के आसपास होता है, तो ये बड़ा ही बेकार होता है। इसलिए आपको रंग की क्या होगी, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी वहां पर, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो साहब जी गैर परंपरागत ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं, नॉन कन्वेंशनल, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल हम इसी को कहते हैं। इसका भंडार क्या होता है, असीमित, भंडार इसका क्या होता है, असीमित होता है, समझे कि नहीं। तो हमारी भंडार होती है असीमित, और ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा जब मेरी भंडार असीमित होती हैं और पॉल्यूशन भी इसके माध्यम से हमको ना के बराबर होता है, तो वह मेरा कौन सा है, पवन है। मेरा कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब आपका क्या है, परंपरागत है। क्या है साहब, परंपरागत है। हालांकि धीरे धीरे हम लोगों ने नॉन कन्वेंशनल पर ज्यादा काम करना शुरू किया है। आज सोलर के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में किसी घरेलू परिसर के लिए सामान्य शक्ति वितरण प्रणाली में 2 फेज के बीच कितनी वोल्टेज मिलती है। तो यदि हम फेज और न्यूट्रल की बात करें, फेज व न्यूट्रल की बात करें, तब तो हमको सिंगल फेज का सप्लाई मिलता है, 230 वोल्ट की क्या मिलती है, वोल्टेज मिलती है। क्या मिलती है, हमको सिंगल फेज का सप्लाई मिलता है और 230 वोल्ट की आपकी क्या मिलती है, वोल्टेज मिलती है। लेकिन यदि साथियों हम लोग क्या करते हैं, गौर कीजिएगा, यदि साथियों हम लोग क्या करते हैं तो 2 फेज की बात करते हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस आप सदैव याद रखिएगा 2 फेज की जब हम बात करते हैं तो हमें 400 वोल्ट मिलता है। कितना मिलता है, फेज टू फेज कनेक्शन करेंगे 400 वोल्ट मिलता है। और इस तरह के एप्लीकेशन का प्रयोग आटा चक्की मिल में या नहीं तो आपका गैरेज वगैरह में, ये सब लोग आपका क्या होता है साहब, इस्तेमाल वैसे जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, छोटू जी का बड़ा अच्छा सवाल है, 41 नंबर EWS बंगलौर में है सर, क्या चांस है। बिल्कुल चांस है, पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट भी अब आ ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। और आप पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से चांस है, उम्मीद है कि पॉजिटिव रहेगा। अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए पोल, तो जब हम लोग क्या करते हैं,
अंतिम पोल जो हमारी होती है वहां पर जाके लाइन अब डिस्कनेक्शन हो रहा है, उसके बाद अब आगे सप्लाई नहीं भेजनी है, तो इस पर क्या होता है कि ज्यादा तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो इस पोल पर मेरी तनाव कम हो तो यहां एग इंसुलेटर या गे इंसुलेटर का प्रयोग करके तब इसको क्या करते हैं साथियों, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक तार से। इस तार को हम लोग स्टे वायर कहते हैं। क्या करते हैं? स्टे वायर। यह क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। किसको साहब? हमारे पोल को। हमारे पोल को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। तो राइट आंसर कौन सा दे दीजिएगा? हम दे देंगे साहब अतिरिक्त तार बांधना ही, खंबे को झुकने से बचाने के लिए। क्या करने के लिए? खंबे को झुकने से बचाने के लिए। बिल्कुल सही कहा है विद्यार्थी जी। हमारे इस खंबे और इस तार, इसके बीच का जो कोण होता है यह कितने का होता है? 45 डिग्री का होता है। कितने पर? 45 डिग्री पे। इसको एग इंसुलेशन कहते हैं, स्टे इंसुलेशन कहते हैं, गे इंसुलेशन कहते हैं। ये सारी बातें ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 28 का डी 900 वोल्ट कैसे हो जाएगा जी? तो अनर्थे हो जाएगा। 400 वोल्ट होगा ना दो फेज में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग आर्मेचर हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर हानि। जो हानि हमारे आर्मेचर में हो रही है तो क्या होगा? IA स्क्वायर इंटू RA होगा। समझ गए? ये एक प्रकार का क्या है? आपका कॉपर लॉस है साथियों। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख करके RA का मान सदैव हम लोग क्या करते हैं? 1 से कम रखते हैं, मिनिमम रखते हैं, ताकि इसके वजह से जो लॉसेस हैं वह भी आपकी क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी। और लेमिनेशन का भी हम लोग यूज करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थितियां पैदा नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिष्ट धारा मोटर का साफ्ट बलाघूर्ण आर्मेचर बलाघूर्ण से डैश हानि के कारण कम होता है। तो मेरे आर्मेचर में तो मेरा जो टॉर्क मिला वो तो ज्यादा है और मेरी TSH क्या है? कम है। तो मेरी TSH कम कैसे हुई है? तो वो कम हुई है साथियों रोटेटिंग लॉसेस के कारण। क्योंकि आप तो जान रहे हैं मेरी यह मशीन कैसी है? घूर्णी मशीन है, रोटेटिंग मशीन है। और रोटेटिंग मशीन में कहीं न कहीं आपका कौन सा लॉस हो रहा है? रोटेटिंग लॉस हो रहा है। तो उस लॉस के कारण यहाँ क्या हो रहा है? ये स्थितियां पैदा हो रही हैं और ऑन बिहाफ ऑफ दिस हमारा TSH क्या हो रहा है? कम हो रहा है। साहब चलिए, ट्रांसफर कोर के निर्माण के लिए समानतः निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफर कोर के निर्माण के लिए हम लोग ज्यादातर जो है सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट क्या होता है? कम होता है। इसकी परमीएबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमीएबिलिटी उच्च होती है। और रिलेटिव परमीएबिलिटी जब उच्च होता है तो इसके वजह से जानते हैं क्या फायदा होता है? मेरी चुंबकत्व तो बहुत जबरदस्त होती है। चुंबकत्व जब बहुत जबरदस्त होती है तो मुझे फ्लक्स भी काफी अच्छा मिलता है। हमारी क्या होती है? हिस्टेरेसिस लॉस भी आपकी क्या होती है? कम हो जाती हैं। क्या होती है? मेरी हिस्टेरेसिस लॉस भी आपकी कम हो जाती हैं। अगर मेरे पास CRGS रहे तब तो हम उसी का प्रयोग करते हैं। CRGS का पूरा नाम याद है आप लोगों को? क्या होता है? ये होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। क्या होता है? ग्रेन ओरिएंटेड स्टील सीट होता है साहब। यहां जो KH है ना, KH का मान क्या होता है? 0.001 होता है। और इसके केस में मेरा KH क्या हो जाता है? 0.0001 सबसे न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर भी क्या है? एक तरह से रसिस्टर का गुच्छा है। क्या है? रसिस्टर का संयोजन है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? उच्च प्रारंभिक क्या करते हैं? उच्च प्रारंभिक धारा को, उच्च स्टार्टिंग धारा को कम किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? कम किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। ये मामला है साहब। ठीक है, अब इसमें आप गौर कर लीजिएगा मेरे विद्वान मित्रों।
कि यहां पर जो आपका जवाब होगा, हम इसका प्रयोग विशेष रूप से कहां करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग यह विशेष रूप से बनाया गया था हमारा डीसी शंट मोटर के लिए। किसके लिए बनाया गया था, डीसी शंट मोटर के लिए। लेकिन इसका प्रयोग शंट में भी कर लेते हैं और कभी कभी हम लोग कहां कर लेते हैं, कंपाउंड में भी कर लेते हैं। लेकिन कंपाउंड के लिए विशेष रूप से क्या तैयार किया गया है, 4 पॉइंट स्टार्टर, जो कि हमारी कुछ जो कमियां रह गई थी यहां पर, उन कमियों को हमने यहां क्या किया है, एडजस्ट किया है, सेटलमेंट किया है। ठीक है कि नहीं। तो हम यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे चर्चा कर लिया जाए 2 पॉइंट स्टार्टर, तो आप याद रखिएगा 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग जो है हम लोग विशेष रूप से डीसी श्रेणी मोटर के लिए करते हैं। 3 का प्रयोग हम लोग विशेष रूप से शंट मोटर के लिए करते हैं, और 4 पॉइंट का प्रयोग विशेष रूप से हम लोग कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कंपाउंड मोटर के लिए कहते हैं। बिल्कुल सही बात है साहब। हमारी जो है व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आर्मेचर की धारा को न्यूनतम बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ मोटर टू स्टार्ट विद डायरेक्ट ऑनलाइन। विद्यार्थी जी, हम लोग 5 HP तक का प्रयोग करते हैं डीओएल स्टार्टर के रूप में। 5 HP तक का, 2 से 1 से 5 HP, 5 से ऊपर नहीं बढ़ते हैं, मैक्सिमम 5। और वो मशीन हमारी कौन सी होती हैं, तो मेरी 3 फेज इंडक्शन मशीन होती है, वहां पर डीओएल का प्रयोग करते हैं। यहाँ डीओएल नहीं होता, डीसी में डीओएल नहीं होता। डीसी में क्या होता है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट होता है। समझ गए कि नहीं। अगर ऑप्शन में आपका दिया है 0.5, ऑप्शन में दिया है 15, ऑप्शन में दिया है 7, ऑप्शन में दिया है 1, तब तो आपको एक ही लेना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा, एक ही लेना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग 5 तक के लिए ड्यूएल लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा आग का कारण नहीं है, तो साहब जी कारण नहीं है, तो साहब गलत फ्यूज रेटिंग से भी आग लगता है, ढीला कनेक्शन से भी लगता है, लाइन न्यूट्रल के बीच इंसुलेशन ब्रेक हो जाए तब भी आग लगता है। लेकिन आपका 3 फेज मोटर में कनेक्शन रिवर्स करिएगा तो इसका डायरेक्शन परिवर्तित होगा। क्लॉकवाइज से क्या होगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में यह चलने लगेगा, लेकिन आग नहीं लगेगी। इसीलिए मेरा उत्तर क्या है यहां पर, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, कह रहे हैं कि +2 Q और -5 Q चार्ज वाले 2 चार्ज को पिंडों को संपर्क में लाया गया है। नेट चार्ज हमारी क्या हो जाएगी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम कुल चार्ज की जब बात करते हैं तो यह आपकी हो जाएगी 2 + -5, यानी आपका -3Q हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -3Q हो जाएगी। मतलब आपका ऋणात्मक आवेश का क्या होगा, यहां पर डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। विद्वानों आइए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 4 पोल है, पोल मेरे पास 4 है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 50 हर्ट्ज है। ठीक है ना। और कह रहा है कि हमारी जो एनआर है वह कितनी है, 1440 आरपीएम है। ठीक। और कह रहा है कि स्टेटर की हानि कितनी है, 320 वाट है। तो मेरा स्टेटर लॉस यह कितना दे दिया, 320 वाट दे दिया। कितना दे दिया, यह 320 वाट दे दिया। ठीक है। अब चलिए साहब, अब चलिए 320 वाट दे दिया। अब जरा सा आते हैं हम लोग, स्टेटर का आयरन है आपका, स्टेटर लॉस है आपका 320 वाट। ठीक है। 4800 वाट हमारा पावर विकसित कर रहा है। मेरी आउटपुट कितनी हो गई, मेरी आउटपुट हो गई 4800 वाट। इतनी डाटा मेरे पास है। अब आपसे कह रहा है कि इनपुट बराबर वाट। तो चलिए साहब, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एनएस निकाल लेते हैं। एनएस बराबर 120 F/P होता है। तो 120 × 50 बटे आपका P क्या हो गया, 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा साहब,
व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, 1500 आरपीएम हो गया। ठीक है, अब जब ये 1500 आरपीएम आपको मिल गया तो जल्दी से आप चलिए क्या कैलकुलेट करिए, स्लिप का मान निकालिए। क्या होता है, ns माइनस एनआर बटे एनएस इंटू आपका 100 होता है। तो कर दीजिए 1500 माइनस आपका 1440 अब बटे आपका क्या हो गया 1500 इंटू 100 करिए 60 बटे 1500 इंटू 100। विद्यार्थी जी बताइए कितना परसेंट आ गया, 0 कट गया, 5% आपकी क्या हो गई, स्लिप आ गई। कितनी स्लिप आ गई, 5% स्लिप आ गई। ठीक है, अब जब 5% स्लिप आ गई, 15 चौका 60, 4% हुआ कि 15 चौका 60 होता है तो 4% हुआ। इसी को हम लोग 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 04 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए, अब जब ये हमको मिल गया, स्लिप भी हमको मिल गया, तो एक छोटा रिलेशन यदि हमको मालूम हो जाए, ठीक है ना, 4% ही होगा, तो एक छोटा रिलेशन हमको मालूम हो जाए। क्या मालूम हो जाए, हम जानते हैं मेरी जो ग्रॉस पावर होती है वह कितनी होती है साहब, क्या होती है मेरी ग्रॉस पावर, मेरी ग्रॉस पावर पीजी जो होती है इसका मान बताइए कितना होता है। मेरा पीजी होता है पीएम बटा 1 माइनस एस, क्या होता है, पीएम बटा 1 माइनस एस होता है। कंसेप्ट क्लियर। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, पीजी निकाल लेंगे। पीजी का मान क्या है, पीएम का मान कितना दिया है, 4800 दिया है। अब 1 माइनस 0.04 बताइए कितना हो गया, 4800 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.04 यानी 4800 बटे 0.96, इसका मान हो जाता है 5000 वाट। कितना हो जाता है, 5000 वाट हो जाता है। तो हमको पीजी मिल गया। अब जब पीजी मिल गया तो मेरा रिलेशन होता है पी स्टेटर का, यानी स्टेटर का ना पावर आपसे पूछ रहा है, पी स्टेटर बराबर क्या होता है मेरा साहब ग्रॉस पावर आप प्लस लॉस कर दीजिए, ग्रॉस पावर प्लस क्या कर दीजिए लॉस, तो क्या हो जाएगा पीजी प्लस पी लॉस हो जाएगा। पीजी कितना है, पीजी हमारा है साथियों ध्यान रखिएगा 5000, ठीक है ना, यहां दिया है ना, निकाला ना आपने, और लॉस कितना है 320, तो बराबर क्या हो जाएगा 5320 वाट हो जाएगा। तो उत्तर क्या दीजिएगा 5320 वाट, ऑप्शन नंबर सी। गौर कर लीजिएगा साहब, पीजी निकालना है, पीजी में लॉस को जोड़ना है, तो मेरे स्टेटर का क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टेटर का पावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आइए साहब, नाउ द नेक्स्ट कह रहा है दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है। तो ये जो हैंड टूल है ये मेरी रिंच है साथियों, क्या है रिंच है, और डबल एंडेड हमारी हैं। यहां से तो आप अलग नट खोलेंगे, वहां से राउंड स्ट्रक्चर का नट खोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा बी हो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है डीसी शंट मोटर पर भार बढ़ जाए तो गति में कमी का प्राथमिक कारण क्या है। अगर डीसी शंट मोटर में भार बढ़ जाए तो गति में जो कमी होती है उसका मुख्य कारण है लोड बढ़ने के साथ क्या होता है, मेरा सबसे पहली चीज है कि मेरे बैक ईएमएफ ईबी में क्या आती हैं कमी आती है, क्योंकि जैसे ही लोड बढ़ती हैं तो मेरा IA क्या होता है बढ़ता है, और आप जानते हैं V बराबर EB माइनस IA होता है। IA मेरा क्या हो जाएगा बढ़ने लगेगा IA, तो मेरा EB घटेगा, और मेरी स्पीड किसका समानुपाती होती है बैक EMF के समानुपाती होती हैं। इसीलिए साहब क्या हो जाएगा पश्च EMF में कमी होने लग जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगी पश्च EMF में कमी होने लग जाएगी। ठीक है, आर्मेचर धारा में वृद्धि होने के कारण ऐसा हो रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है। एल्युमिनियम भी अच्छा चालक है, कॉपर भी अच्छा चालक है, सिल्वर तो बेस्ट है, मेरा प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक क्या है आपका कुचालक है, इससे धारा का प्रवाह संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, इससे धारा का प्रवाह संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट है टर्मिनल्स बनाने के लिए किस पदार्थ का। तो साथियों टर्मिनल्स बनाने के लिए हम लोग ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं कॉपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी जबरदस्त होती है, उच्च होती है, बढ़िया होती है, इसलिए हम उत्तर कौन सा लेंगे डी लेंगे। ठीक है, चलिए साहब
कह रहा सोल्डिंग में भराव बिंदु का गलनांक, तो हमारी सोल्डिंग एक क्या है, कच्चा जोड़ है। मेरी सोल्डिंग क्या है साहब, एक प्रकार का कच्चा जोड़ है, और कच्चे जोड़ के लिए हमारा तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से सदैव क्या होता है, कम ही होता है। तो हम उत्तर क्या दे दें, 420 के नीचे, क्या दे दें, 420 के नीचे। आइए साहब, कह रहा है 0.5 मीटर लंबा चालक 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो भी आपका 0.3 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है वेग। हमारा बी जो है वो दिया है 2 टेस्ला, और मेरी साहब लेंथ कितनी दे दी गई है, 0.5 मीटर दे दी गई है। अब आपसे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में संचालित हो रही है, लंबवत दिशा है, जब दिशा लंबवत है तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जो कटिंग होगी हमारी थीटा, उसका मान कितना, 90 डिग्री। तो आपकी कोण का मान 90 मिल गया। हम लोग जानते हैं मेरा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है क्या होता है, BLV साइन थीटा होता है। तो 2 गुना L का मान 0.5, V का मान 0. V का मान 30 है ना जी, 30। V का मान कितना दिया है, 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो यहाँ क्या लेंगे, 30 मीटर प्रति सेकंड, तो हम लोग इसको क्या कर दिए 30, और साइन क्या हो गया 90। साइन 90 का मान तो जानते हैं 1 होता है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या मान आ जाएगा हमारा, निश्चित रूप से 2 से 0.1 ऐसे ही खत्म हो गया, ओनली 30 वोल्ट आएगा। उत्तर होगा डी नंबर, उत्तर क्या होगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किसी प्रतिरोधक के 3 रंग बैंड्स पीला, बैगनी और ब्राउन है, क्या है, आपका पहला पीला है, दूसरा आपका बैगनी है, और तीसरा आपका क्या है, ब्राउन है। कोड जानते हैं, येलो का क्या होता है, 4 होता है, बैगनी का क्या होता है साहब, 7 होता है, बी फॉर ब्लैक का 0 और बी फॉर ब्राउन का 1 होता है। ये क्या होता है, 1 होता है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, डी यहाँ पर दिया ही नहीं है, ठीक है। हमारे रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, ए बी प्लस ए बी इंटू 10 के पावर सी प्लस माइनस डी का प्रतिशत। तो हम लोग ए के बदले 4 लिख दिए, बी के बदले 7 लिख दिए, सी के बदले 10 के पावर 1 कर दिए, प्लस माइनस डी कितना साहब, 0। तो क्या हो जाएगा, 470 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दे दीजिएगा, ए, क्या हो जाएगा 470 ओम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अब कह रहा किलोवाट आवर KWH डैश का यूनिट है, क्या होगा साहब जी, जल्दी बताइएगा। KWH किसका यूनिट है, तो बिल्कुल सही बात है, हमारी जो 1 KWH है वह एनर्जी का व्यवसायिक यूनिट है। क्या है, एनर्जी का, ऊर्जा का साथियों, एनर्जी का व्यवसायिक यूनिट है। क्या है, यह व्यवसायिक यूनिट है, समझ गए। तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों को, वह क्या है, बार बार जो प्रश्न आया है मैं उस पर चर्चा कर दे रहा हूं। 1 KWH को हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, यह होता है 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड, यानी 36 गुना 10 के पावर 5 जूल, यानी 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो उत्तर आपका क्या होगा, एनर्जी। वोल्टेज को हम लोग वोल्ट से मापते हैं, करंट को हम लोग एम्पियर से मापते हैं, पावर को हम लोग वाट में मापते हैं। कैसे मापते हैं, वाट में मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, अगला प्रश्न कह रहा है डैश को मिक्सर ग्राइंडर के यूनिवर्सल मोटर में उपयोग किया जाता है। तो साहब हमारी जो यूनिवर्सल मोटर होती है, जान लीजिए एसी व डीसी दोनों पर काम करती है। क्या करती है, दोनों पर आपका कार्य करती है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर आइए साहब, दूसरी महत्वपूर्ण बात, एसी डीसी दोनों पर काम करने के अलावे इसका स्पीड क्या होता है, उच्च होता है। कितना स्पीड होता है, तो साहब जी ध्यान रखिएगा, आपका जो है 3000 आरपीएम से लेकर के 3000 आरपीएम से लेकर के यह आपका साहब हमारा 25,000 आरपीएम तक जाता, हालांकि इससे भी ज्यादा जाता है। लेकिन हम लोग मिक्सर व ग्राइंडर में, किसमें, मिक्सर व ग्राइंडर में हम लोग कितने तक के लिए यूज करते हैं, मिक्सर ग्राइंड में हम इसको
3000 से लेकर के 14,000 आरपीएम तक मिक्सर ग्राइंडर में हम इसका प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क भी इसकी क्या होती है, उच्च होती है। यह एक प्रकार का क्या है साहब, मेरा डीसी श्रेणी मोटर के रूप में परिलक्षित होता है। उसी का एडवांस वर्जन है, उसी का क्या है, एडवांस वर्जन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें फील्ड भी होती है, आर्मेचर भी होती है, दोनों वाइंडिंग इसमें प्रयोग की जाती हैं। यहां कम्यूटेटर भी रहता है। समझ गए क्या होता है, कम्यूटेटर भी रहता है। आगे बढ़िए साहब, डीओएल स्टार्टर के कॉन्टैक्टर कॉइल का क्या काम है। देखिए साहब जी, अच्छा प्रश्न है। इसका जो कॉन्टैक्टर कॉइल है यह क्या करता है, ऑन अवस्था में मशीन को रखता है, यानी रनिंग ऑन स्टेट, हमारी मशीन को क्या करना, ऑन स्टेट में, चालू अवस्था में रखना। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और हम इसको एयर के प्रेशर के माध्यम से भी क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे मशीन को क्या करता है, चालू अवस्था में, रनिंग अवस्था में मेंटेन करके रखने का काम करता है। 500 केवीए तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, 500 केवीए तक का जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसको वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी का टर्न बड़ा होता है मेरे प्राइमरी से। मेरे जो आपकी साहब के है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, वो 1 से क्या होती है, ग्रेटर होती है। ये ध्यान रखिएगा। वैरिस्टर हमारा वेरिएबल रजिस्टर है। इस छोटी छोटी बातों को सदैव याद रखना है साहब। यहां पर यह चीज तो आपको क्लियर ही हो गया ना कि जब NS बड़ा है तो मेरा V2 बड़ा किससे होगा, V1 से। मेरे आउटपुट में वोल्टेज हमको क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी साथियों, आपके इनपुट से। कह रहा है डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। तो डीसी सीरीज मोटर साहब हमारा क्रेन है, पंप है, खराद है, पंच प्रेस है, किसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे कारगर साबित होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जवाब दीजिएगा। क्रेन में हमें क्या होती हैं, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च जरूरत महसूस होती हैं, इसलिए हम लोगों के लिए सबसे फेवरेबल क्या है, क्रेन है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए साहब, घर्षण के लिए, ट्रैक्शन कार्य के लिए, कर्षण के लिए किस मोटर का, तो ट्रैक्शन में भी ट्रैक्टिव इफर्ट चाहिए। ट्रैक्शन में भी क्या चाहिए हम लोगों को, ट्रैक्टिव इफर्ट चाहिए। वहां भी हमको टॉर्क अच्छा चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा इनर्शिया को क्या करना पड़ता है, डिमिनिश करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या यूज करेंगे साहब, जल्दी से बताइएगा, डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे। टीएसटी भी आपका क्या है, इसका उच्च है। और हम जो डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, यह आपका क्या होता है, मोटे तार का, यह क्या होता है, मोटे तार का अधिक टर्न होता है कि कम टर्न होता है। हमेशा याद रखना, मोटे तार का कम टर्न होता है। क्या होता है, मोटे तार का कम टर्न होता है। और इसमें रेजिस्टेंस भी आपकी क्या होती है, कम हुआ करती है। क्या होती है, रेजिस्टेंस भी कम हुआ करती है। सैचुरेशन से पहले, समझ रहे, सैचुरेशन से पहले मेरा टॉर्क IA स्क्वायर का समानुपाती होता है, और सैचुरेशन के बाद क्या होता है, सैचुरेशन के बाद मेरा TA सिर्फ IA का क्या होता है, समानुपाती, सिर्फ IA का समानुपाती होता है। यह ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर है डीसी सीरीज। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का क्या उद्देश्य है। चोक तो आपका क्या है, इंडक्टिव कॉइल है। चोक हमारी क्या है, एक इंडक्टिव कॉइल है। यह क्या करती है, स्टार्टिंग में मेरा आयनिक डिस्चार्ज होने के लिए वोल्टेज को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, वोल्टेज को बढ़ाती हैं। जब डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है तब धारा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तब धारा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। धारा को साहब कंट्रोल करने का काम करती है। तो आइए जरा, मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना, यही इसका। पावर फैक्टर तो हमेशा ही डाउन ही करेगा, इसलिए तो हम लोगों को अलग से कैपेसिटर लगाना पड़ता है। साथियों, आपको मैं छोटी सी जानकारी दे दूं, ये 20 सेट आपको मिल रहा है कहां पर, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, ठीक है।
और इस ऐप का को आप लैपटॉप पर भी टेस्ट दे सकते हैं। यहीं पर यह टेस्ट चल रहा है जिसकी मैं परिचर्चा अभी कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो, तो यहां देख लीजिएगा, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी के अंदर ऑनलाइन में टेस्ट हो रही हैं और ऑफलाइन में टेस्ट आपकी हमारे बाजार समिति और किसान कोल्ड स्टोरेज पे हो रही हैं। 150 रुपए में 20 टेस्ट विद डिस्कशन आपको प्राप्त होगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, मैकेनिकल और फीटर के बच्चों के लिए भी वहां पर टेस्ट उपलब्ध है जिसका पीडीएफ सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ये हमारी क्या है साहब, इलेक्ट्रिकल ग्रुप की नई बुक आई है रुक्मिणी प्रकाशन की, ठीक है। और इस बुक में 26 सेट दिए गए हैं जिसमें 6 सेट प्रीवियस ईयर के मॉडल, प्रीवियस ईयर का जो ओरिजिनल सेट है जो पूछा गया था एलपी में उसका ही एक्सप्लेनेशन है। अब बाकी 20 प्रैक्टिस के क्या हैं आपके सेट हैं साथियों, ठीक है। तो ये बुक भी मार्केट में उपलब्ध है, आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आप किसी भी कंफ्यूजन होने पर 7079212121 पर ऑफिस आवर में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, डिस्चार्ज करने के लिए इंडक्टर वोल्टेज बढ़ाता है, यानी आपका डिस्चार्ज 1000 वोल्ट, 1200 वोल्ट, 1400 वोल्ट के रेंज में होता है। उस रेंज तक यह क्या करता है मेरा साहब, मैग्नीट्यूड को, वोल्टेज के परिमाण को बढ़ाने का काम करता है। अगला कह रहा कौन सी मोटर है सिंगल फेज की एसी डीसी दोनों पर काम करती है, तो साहब वह मेरी यूनिवर्सल मोटर है, दोनों पर काम करती है। और आप जानते हैं जो क्वेश्चन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिक्सर व ग्राइंडर के लिए भी इसका यूज करते हैं, लेकिन वहां पर जब यूज करते हैं तो इसकी वाटेज क्या होती है, 400 से 600 वाट तक होती हैं। क्या होती हैं, 400 से 600 वाट तक इसकी वाटेज हुआ करती हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक साइकिल में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है, तो ध्यान देते हैं हम लोग, ये आपका है पीक वैल्यू, इसको वीएम कहते हैं और यही आपकी पीक वैल्यू कहलाती है या मेरी क्या कहलाती है, मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। और मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा मान, सबसे अधिक मान इसी का होता है, सबसे छोटा मान मेरे एवरेज वैल्यू का होता है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू। क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू, सर्वोच्च मान। Maximum value attained by an alternating quantity in a positive half cycle is called peak value of that quantity. ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, m बराबर जेड आई इंटू टी होता है। आप m बराबर जेड इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ q आपका क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रिक आवेश है, कूलम में मापते हैं। जेड मेरा क्या है, ECE है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है साहब, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है आपका हमारा जेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, m समानुपाती मेरे जेड का हो गया, m समानुपाती मेरे q का हो गया, m समानुपाती मेरे I का हो गया। यानी इस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी धारा और मेरा जो रासायनिक तुल्यांक है जेड, इस दोनों के क्या होता है, यह समानुपाती होता है। तो मेरी सही उत्तर क्या हो जाएगी इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन कॉइल वाइंडिंग, तो साथियों ओपन कॉइल वाइंडिंग का प्रयोग विशेष रूप से कहां करते हैं, एसी मशीन में। कौन सी वाइंडिंग है मेरी, ओपन कॉइल वाइंडिंग है। तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओपन कॉइल वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग विशेष रूप से कहां करेंगे साथियों, तो एसी मशीनों में करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हमें धारा क्या होती है, बाहरी परिपथ में, ध्यान रखिएगा, बाहरी परिपथ में हमें धारा भेजनी होती है। तो इसलिए करके हम लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लोज आर्मेचर वाइंडिंग कहां होती है, डीसी में की जाती है। क्या होती है, क्लोज आर्मेचर वाइंडिंग डीसी में की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर आपकी यह करंट की दिशा को व्यक्त कर रहा, करंट कैरिंग कंडक्टर मेरी तर्जनी चुंबक के क्षेत्र को व्यक्त कर रही है, तो ये अंगूठा हमारा क्या होगा, घूर्णन की दिशा, यानी बल की उत्पत्ति जो हमें प्राप्त हो रही उसको परिणत करेगा, उसको बताएगा। तो हम यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो अंगूठा मेरे गति को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, और मीडियम उंगली जो है मेरे धारा की
इनकमिंग की क्षमता को बताएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और इस पर क्या आधारित होता है? मेरा मोटर। तो मेरी जो डीसी मोटर है उसकी कार्यविधि, उसका संचालन किसके माध्यम से होता है साथियों? तो उसका संचालन होता है आपके फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर, मोटर का। अगर आपसे पूछा जाए जनरेटर, तो क्या जवाब दीजिएगा? जनरेटर का संचालन जो होता है उसका मुख्य परिदृश्य किसके आधार पर तय किया जाता है? वो तय किया जाता है राइट हैंड रूल पर। ठीक है, जनरेटर हो गया राइट हैंड रूल, अब मोटर हो गया लेफ्ट हैंड रूल। और किसका? तो फ्लेमिंग का। किसका साहब? फ्लेमिंग का। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है? तो मेरे रोटर में साहब कोर, शाफ्ट, स्लिप रिंग और फ्रेम ये सब दिया गया है। जरा बताइएगा रोटर का कौन हिस्सा नहीं है? तो साहब कोर रोटर के ऊपर हो सकता है, शाफ्ट हो सकता है, स्लिप रिंग हो सकती है, लेकिन फ्रेम के भीतर ही मेरा क्या होता है? रोटर और बाकी सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए फ्रेम मेरा बाहरी भाग है, एक्सटर्नल पार्ट है। इसी फ्रेम को हम लोग क्या कहते हैं? योक भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग योक भी कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं। ये सारा चीज किसका नाम है साहब? मेरे फ्रेम का नाम है। तो आप हमेशा के लिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सहारा देता है चुंबकीय परिपथ को, साथ ही साथ इसी के अंदर खांचे बने होते हैं। इसी में हम क्या करते हैं? स्टेटर की वाइंडिंग को असेंबल करने का काम करते हैं। सारी की सारी जो हमारी मशीन की प्रोटेक्शन है वह भी किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? तो हमें निश्चित रूप से साहब फ्रेम के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। टेस्ला किसके बराबर होता है? तो एक टेस्ला बराबर, आप ध्यान रखिएगा, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये बी बराबर फाई बटा ए, बी बराबर मेरी चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी फाई बटा ए को व्यक्त करता है, जहां फाई मेरा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, ए मेरी क्या है? एरिया है, जिसको हमने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। तो कितने के बराबर होगा? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम है। तो किसी भी बैटरी का जब मैक्सिमम चार्जिंग होती है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो जब आप ओवर चार्ज कर दीजिएगा साहब, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ओवर चार्ज कर दीजिएगा तो क्या होने लगेगा? फटाफट जवाब दीजिए मेरे विद्वान मित्रों। आपकी बैटरी के धनात्मक प्लेट का जो लेड पेरोक्साइड है वह धीरे धीरे झरने लगेगा, डैमेज होने लगेगा, जिससे बैटरी कमजोर पड़ जाएगी। बात सही है। दूसरा है कि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगेगा, ये भी समस्याएं होती हैं। तो ये दोनों घटनाएं होती हैं जिससे मेरे बैटरी का लाइफ भी कमजोर हो जाता है, बैटरी आपकी पल्प भी हो जाती है, और फिर आपका निश्चित रूप से यह लंबे समय तक टिकती नहीं है, जल्दी नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्षय हो जाता है। कर आप फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर RYB फेज के फाइनल स्टेटमेंट को बताता है कि हाँ भाई ये RYB का सही सीक्वेंस है या नहीं है। तो हम लोग इसका कहाँ यूज करेंगे? 3 फेज में करेंगे। जहां पर फेज का जरूरत होगा वही ना 3 फेज में ना आपका RYB सीक्वेंस का यूज होगा। 3 फेज में ही ना हम लोग फेज की परिचर्चा करेंगे। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साहब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है, रिपल्सन मोटर की कमी कह रहा है कि कौन सा नहीं है? जरा फटाफट हमको बताने का कष्ट करिए साहब। व्हाट शुड बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? प्रतिकर्षण मोटर में क्या क्या होता है? प्रतिकर्षण मोटर में ब्रश पर स्पार्क होने की प्रवृत्ति होती है। प्रतिकर्षण मोटर में लोड के साथ गति में बदलाव होता है। प्रतिकर्षण मोटर में मेरा पावर फैक्टर डेफिनेटली आपका क्या होता है? लो होता है। ये उच्च पावर फैक्टर का हम कल्पना कहां से कर लिए? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही उत्तर है। इसमें पावर फैक्टर कभी भी अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक रिपल्सन के सिद्धांत पे ये काम कर रहा है, और जहां मैग्नेटिक रिपल्सन की बात आई है वहां पावर फैक्टर बेहतर होगा, इसकी परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। पावर फैक्टर हमेशा मेरा क्या होगा? लो ही होगा, मिनिमम ही होगा, कम ही होगा।
साथियों ऑडियो एम्पलीफायर में बैंडविड्थ की सीमा क्या होती है? तो ऑडियो में तो ऑडिबल रेंज होगा। ऑडिबल रेंज यानी जिस रेंज को आप सुन सकते हैं, तो इसकी सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है। इसी रेंज की आवृत्ति को, इसी रेंज की बैंडविड्थ को हमारा कान क्या करता है? सुन पाता है। साथियों ये ध्यान रखना। FET क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। साथियों ध्यान रखिएगा, हमारी जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसका सिंबल इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है? सोर्स, ड्रेन और क्या होता है? गेट। ये तीन हमारी टर्मिनल होती हैं। क्या होती हैं? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की हमारी तीन टर्मिनल विद्यार्थी जी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, FET के क्या होते हैं? तीन टर्मिनल होते हैं। ये मेरा गेट है, यह मेरा ड्रेन है, यह मेरा क्या है? सोर्स है। तो ये आपकी होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का हमारा सिंबल। इसमें क्या होता है ना, ये आपकी FET जो हमारी है साहब, इसका पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह आपकी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्या है यह? वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। क्या है साहब? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यानी वोल्टेज के मान के परिवर्तित होने से यह क्या होता है? अपने स्वभाव या इसके मान में परिवर्तन होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि यह कैसी डिवाइस है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। ये बात तो कहीं से भी चिंता का कोई नीड नहीं है। लेकिन एक और भी बात ध्यान रखिए, यह जो है हमारी क्या हो सकती है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कई प्रकार हैं। क्या है? इसके कई प्रकार हैं। पहली बात आप ध्यान रखिएगा, यह आपका यूनी जंक्शन भी होता है। यह आपका क्या होता है? ध्यान रखिएगा, यह मेरा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ध्रुवीय होता है और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो यहां ये होना चाहिए A और D दोनों सही है। इसीलिए हम किस उत्तर के साथ जाएंगे? इसीलिए हम जाएंगे साहब ऑप्शन नंबर C, जो दोनों को लेके चल रहा है। एक ध्रुवीय आप प्लस आपका वोल्टेज नियंत्रित, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी कि यह दो प्रकार का है। एक आपका मॉसफेट और दूसरा आपका क्या है? जेफेट। जेफेट और मॉसफेट का पूरा नाम परीक्षा में आता है। मेरा जेफेट होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये इसका क्या होता है साहब? नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर का मुख्य काम क्या है? बहुत ही मजेदार प्रश्न साथियों। वोल्टेज स्टेबलाइजर का क्या काम है? इसका काम है लोड भले घटे बढ़े, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज को क्या करना? आउटपुट में वोल्टेज को नियत रखना। क्या करना साहब? आउटपुट में वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, नियत रखना, ये इसका काम है। तो हम क्या ले लें? ऑप्शन नंबर D। भले मेरा लोड घटे या बढ़े, लेकिन लोड को हमेशा यह क्या करेगा? सुटेबल मैग्नीट्यूड की वोल्टेज सप्लाई करेगा, स्टैंडर्ड वोल्टेज सप्लाई करेगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। बैटन होल्डर, हमारी जो बैटन होल्डर है उसके ऊपर हम शेड लगा देते हैं। ये शेड जो लगाते हैं ना, यह शेड आपको किस चीज से साहब जानते हैं? बरसात के पानी से। किससे साहब? मेरा जो बारिश का पानी है, यानी पानी के छींटे आदि से बचाव के लिए हम इसको लगाने का काम करते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरसात का पानी, रेन वाटर, ठीक है। इससे बचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप लोग दरवाजे वगैरह पर खुले मैदान में जब लगाते हैं तो आपको याद होगा हम लोग इस तरह का शेड वगैरह लगा देते थे, जो कि हमारा क्या है? बल्ब के ऊपर लगा हुआ रहता है, या होल्डर के ऊपर भी आप देखेंगे बैटन होल्डर में तो नीचे होल्डर है, ऊपर में ऐसे करके आपका कवर जैसा लगा हुआ है। तो डायरेक्ट पानी का प्रवाह जो है वहां पर नहीं होता है, उससे बचाता है। क्या होता है जब अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड होता है? तो अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में थोड़ा मामला अलग होता है। अल्टरनेटर जब ओवर एक्साइटेड होता है
तब जाकर के यह लैगिंग पीएफ देता है। क्या करता है? लैगिंग पीएफ देता है। अगर अंडर एक्साइटेड रहता है, क्या होता है? अंडर एक्साइटेड रहता है, तब यह लीडिंग पीएफ देता है। तब क्या करता है? लीडिंग पीएफ देता है। अब बाकी नॉर्मल पर यूनिटी देता है। लेकिन जो मेरी सिंक्रोनस मोटर है वहां मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। सिंक्रोनस मोटर जो है ओवर एक्साइटेड में आपका लीडिंग पीएफ देती है। क्या देती है? लीडिंग पीएफ। और अंडर में क्या देती है? लैगिंग पीएफ देती है। तो यही जब ओवर एक्साइटेड हो और नो लोड पर इसका यूज करें, तब यह क्या बन जाती है? मेरी सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाती है। क्या बन जाती है? मेरी सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाती है। ठीक है। और जो यह सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाती है, तो उस स्थिति में आपका क्या होता है? जब यह सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाती है, तो उस स्थिति में इसका इस्तेमाल हम लोग पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए और हम लोग क्या करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा साहब, हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी क्या करते हैं? प्रयोग में लिया करते हैं। ठीक है। चलिए साहब, LPCVT2 सेट 1 का PDF सही नहीं अपलोड किया गया है। बिल्कुल सही अपलोड किया गया होगा, क्यों चिंतित हो रहे हैं? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है। CVT2 सेट 1 सेक्शन ए की मैं बात कर रहा हूं, सेक्शन बी नहीं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर भेजा जाएगा। इलेक्ट्रीशियन टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए इसका PDF सॉल्यूशन हम आपको नहीं दे रहे हैं। इसका हम डिस्कशन करा रहे हैं, इसीलिए इसका PDF सॉल्यूशन हम आपको प्रदान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? ये सेट जो है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर मिलेगा। कहां मिलेगा? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर मिलेगा। और वहां पर 13 नंबर मिलेगा। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, सेट नंबर 13, यहां पर 1 नंबर है। ऑफलाइन में 1, ऑनलाइन में 13। चलिए, परिपथ AC हो या DC, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी कौन सा है? सबसे इफेक्टिव कौन सा है? चाहे मेरा AC हो चाहे मेरी DC, निश्चित रूप से हमारे धारा का मान किसमें सबसे ज्यादा घटता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो धारा के मान को घटाने के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल है, न इंडक्टर न कैपेसिटर। कंडक्टर तो दौड़ाता है, रजिस्टर ही क्या करता है? I बराबर V/R है। I विद्युत कर्मानुपाती क्या होती है मेरे रजिस्टर के? यानी आप देख रहे हैं मेरी R बढ़ेगी तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरी R जब बढ़ेगी तो मेरी करंट के मान में क्या आ जाएगी साहब? कमी आ जाएगी। तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोधक रजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक साइंस का नहीं है सर, बढ़िया से चेक किए हैं विद्यार्थी जी, आपके सामने मैं चेक कर रहा हूं, अभी लाइव में मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, बेसिक साइंस के CVT 1 का सेट आपको अभी भेजा। एक सेकेंड, डिस्कशन देख लीजिए। सेट 2 का डिस्कशन आपको भेज दिया गया। ठीक है, सेट 1 भी चेक कर ले रहे हैं। बिल्कुल, CVT 2 सेट 1 बिल्कुल भेज दिया गया है। और वही क्वेश्चन है, मेरे आंखों के सामने है, हमने खोला है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया गया है। ठीक है, दोनों जगह चला गया है, घबराइए नहीं, सेम क्वेश्चन गया है। चलिए, अगला प्रश्न है 250 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध। तो मेरे पास P कितना दिया है? 250 वोल्ट दिया है। क्या दे दिया है? P 250 वाट मेरा पावर, पावर आपका 100 वाट दिया है। पावर कितना दिया है? 100 वाट दिया है। वोल्टेज कितनी है? 250 वोल्ट है। ठीक है, अब R बराबर क्या जानते हैं आप? V² होता है। तो जल्दी बताइए, मेरे वोल्टेज का मान क्या है? 250 गुना 250 अब बटे पावर कितना? 100। काट दीजिए साहब, क्या हो गया? 625 हमारी आ गई ओम। तो उत्तर आप कौन दीजिएगा? 625 ओम। क्या दे दीजिएगा? 625 ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब ये हमारी बुक है साथियों CVT 2 के लिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक रुक्मिणी प्रकाशन से। ITI ट्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रुप का बुक, यहाँ ऑटोमोबाइल ITI ट्रेड 3 डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिकल, ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए,
ये मैकेनिकल ग्रुप की बुक है, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और प्लम्बर के लिए ये सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। आप इन बुक के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और इस बुक को आप परचेज कर लें। एक परिपथ के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिपथ के वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है? तो साहब जी, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध कौन करता है? मेरी कैपेसिटर। क्या करता है? मेरी कैपेसिटर वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। मेरी जो इंडक्टेंस है यह धारा के परिवर्तन को क्या करती है? यह धारा के परिवर्तन का विरोध, यह क्या करता है? धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। और प्रतिरोध तो धारा प्रवाह का विरोध करती है। यह क्या करती है? धारा प्रवाह का विरोध करती है, धारा को ही जाने नहीं देती है। अब प्रवाहकत्व जो है यह धारा का सपोर्ट करता है, यानी धारा को प्रवाहित होने में क्या करता है? मदद पहुंचाता है। क्या करता है? धारा को प्रवाहित होने में मदद पहुंचाता है। तो मेरा राइट आंसर क्या है? वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साहब इन दिस क्वेश्चन? बी। अगला कह रहा 2 फैराड का कैपेसिटर के पास 1 कूलम का आवेश है, टर्मिनल पर वोल्टेज की गणना करिए। आपको Q का मान 1 कूलम दे दिया है, कैपेसिटेंस आपको 2 फैराड दे दिया है। जरा जल्दी से हमको सोचकर बताइए C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे V हो जाएगा। तो यानी 1/2 हो गया 0.5। C हमारा दिया ही हुआ है ना जी। देख लीजिए हमें क्या पूछ रहा है? वोल्टेज ना पूछ रहा है। तो जब मुझे Q दिया है, C दिया है, V बराबर क्या जानते हैं आप? V बराबर हम जानते हैं मेरा मान क्या होता है? बोलिए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? V बराबर Q बाय C, 1/2, 0.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। V बराबर Q बटा C, 1/2, 0.5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेटर की दक्षता उसकी डैश के बढ़ाने पे बढ़ती है। किसी भी चीज की दक्षता की बात करिएगा, यदि आप आउटपुट के मान को बढ़ाते हैं, आउटपुट आपका बढ़ता है, तो निश्चित रूप से मेरी दक्षता क्या होती है? बढ़ती है। आउटपुट में क्या बढ़ेगा साहब? आपका पावर बढ़ेगा, तभी, क्योंकि इफिशिएंसी होती है आउटपुट बटे इनपुट, है ना। और या नहीं तो हम लॉसेस को क्या कर दें? घटा दें, तब होगा। तो हम लॉसेस को घटा दें तब भी मेरी इफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ती है। तो इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। 2 प्रतिरोध R1 R2 विद्युत स्रोत से समांतर में जुड़ा है। ठीक, R1 का मान R2 से 4 गुना है, यानी आपका ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है। ये मेरा है साहब जी R2, ये है मेरा R1। R1 बराबर कह रहा है कि 4 इंटू R2 है। धारा इधर से मेरी जा रही है, इसमें जो धारा जाएगी I1, इसमें जाएगी I2। तो आप जानते हैं मेरा I विद्युत कर्मानुपाती किसके होता है? R का होता है। जहां R ज्यादा होगा वहां पर मेरी क्या होगी? I कम होगी। जहां R ज्यादा होगा वहां पर I क्या होगी? हमारी कम होगी। अब ऐसी स्थिति में देख लीजिए यहाँ 4 गुना है, यहाँ सिर्फ R2 है। जितनी करंट यहाँ जा रही होगी उसका 1/4 वहां से जाएगी। तो ध्यान रख लीजिएगा 1/4 करंट आपकी जाएगी। तो उत्तर क्या दीजिएगा? R2 का कितनावां भाग? R2 के से होकर जाने वाली करंट का 1/4 भाग करंट कहां से जाएगी? R1 से जाएगी। कहां से जाएगी? R1 से जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जब मशीन की इनपुट एसी हो, आउटपुट डीसी हो, तो मशीन को क्या कहा जाएगा? यानी आप एसी दे रहे हैं और आपको क्या प्राप्त हो रहा है? सिस्टम से डीसी मिल रहा है। तो यह काम क्या है साहब? यह रेक्टिफायर का काम है। लेकिन रेक्टिफायर मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है। क्या है? मेरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
लेकिन यहाँ मशीन के बारे में पूछा है, तो वो मशीन मेरी क्या है, रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर जो होती है वहाँ आपका सिंक्रोनस मोटर का हम क्या करते हैं, प्रयोग। अब प्लस मेरा क्या होता है, डीसी जनित्र होता है। प्लस क्या होता है, डीसी जनरेटर होता है। तो आप याद रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर के साथ हम इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट में लेते हैं, आप फिर डीसी जनरेटर के माध्यम से उस मैकेनिकल एनर्जी को देकर वापस डीसी से हम क्या करते हैं, आउटपुट में डीसी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये रोटरी कन्वर्टर जो है अधिक मात्रा में उच्च वोल्टेज पर एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सिंक्रोनस मोटर में कह रहा है कि शुरुआती टॉर्क प्रदान करने और चाल दोलन यानी हंटिंग को कम करने के लिए, ठीक है, जो हमारी हंटिंग होती है, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रहा है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये डैम्पर वाइंडिंग जो होती है साहब, वह कहाँ की जाती हैं, हमारे पोल फेस में की जाती हैं। और यह कॉपर की क्या होती हैं, बार होती हैं, जिस बार को हम यहाँ पर क्या करते हैं, टुकड़े के रूप में अटैच करने का काम करते हैं रोटर के पोल फेस पर। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर यूज होती हैं, सैलियन पोल टाइप रोटर में। कहां पर, सैलियन पोल टाइप रोटर में, जिस रोटर की गति क्या है साहब, आपकी कम हुआ करती है, ठीक है, पोल्स इसमें ज्यादा होते हैं। और आप जानते हैं कि इसके माध्यम से साउंड भी हमको अधिक होता है। यह हमारे स्टार्टिंग में भी मदद करता है, क्योंकि मेरी जो सिंक्रोनस मोटर है यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सो द राइट आंसर इज डैम्पर वाइंडिंग। अगला है, दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर को डैश की आवश्यकता होगी। तो 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज की तुलना में हमें क्या चाहिए साहब, जल्दी बताइएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हमारा हो जाएगा निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। उच्च आवृत्ति पर हमारा क्या है, 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज पर, तो निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। हम लोग सी के साथ आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफर ऐसा ट्रांसफर है जिसमें एक ही वाइंडिंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। आउटपुट में वोल्टेज के मान को आप चाहते हैं घटाना बढ़ाना, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, निश्चित रूप से ऑटो ट्रांसफर का प्रयोग करेंगे। और इस ऑटो ट्रांसफर का इस्तेमाल हम लोग विशेष रूप से क्या करते हैं, खास करके बूस्टर ट्रांसफर के रूप में। और तो और हम लोग इसका प्रयोग 3 फेज इंडक्शन मोटर, खास करके स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 20 एचपी से अधिक की अगर मोटर की दक्षता क्षमता हो, उसको चलाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साहब, ध्यान दे दीजिएगा, आपका वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपकी सेवा अभी के लिए यहीं पर आपसे मैं विराम लेता हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारी क्लासेस 4 से 6 पीएम के बीच में ट्रेड, 6 से 7 के बीच में इंजीनियरिंग ड्राइंग, 7 से 8:30 के बीच में आपकी बेसिक साइंस संचालित हो रही है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर, बाजार समिति, रेनबो बिल्डिंग में। और ये लगातार क्लासेस चलनी है। ये एक प्रकार से आपके इस कम समय में आप मिनिमम मार्क्स जो मेरा क्वालिफाइंग है उसे आप प्राप्त कर सकें, उस उद्देश्य से चल रही हैं। बाकी प्रतिदिन टेस्ट भी हमारी हो रही हैं सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। ठीक है, इस तरह की किसी भी जानकारी के लिए, क्लासेस और टेस्ट से किसी भी जानकारी के लिए 7070177240 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी नई बैचेज ऑनलाइन में जो उपलब्ध हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, बूस्टर रिवीजन बैच ट्रेड के लिए भी, और बूस्टर रिवीजन बैच आपका किसके लिए साहब, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी। तो हम कल से टाइमिंग को थोड़ा सा आगे पीछे करने वाले हैं, और हम जो टाइमिंग आगे पीछे करेंगे उसी पर हमेशा क्या होगी, डिस्कशन होगी, 20 सेट की डिस्कशन होगी। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और इस बार सफलता आपके कदमों को चूमे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।